अस्सलामुअलैकुम और नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सैर पर ले जाने वाला हूं जहां कदम रखते ही वक्त रुक जाता है, जहां दीवारें बात करती हैं, जहां हर पत्थर के पीछे एक दास्तान छिपी है, जहां एक वक्त में दुनिया का सबसे अमीर, सबसे ताकतवर बादशाह अपने संगमरमर के तख्त पर बैठा करता था और एक एक फरमान से पूरी दुनिया हिलती थी। वो जगह है लाल किला, दिल्ली का वो अजीम निशान जो सदियां गुजरने के बाद भी अपनी शान में कमजोर नहीं हुआ, जिसके बारे में खुद इसके बनाने वाले बादशाह ने कहा था, गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। आज की इस वीडियो में हम इस किले की पूरी कहानी सुनेंगे। कैसे बना, किसने बनाया, कितने साल लगे, अंदर क्या क्या है, कौन से राज छुपे हैं, क्या खो गया और ये किला आज कहाँ खड़ा है। ये वीडियो सिर्फ एक टूरिस्ट गाइड नहीं, ये एक सफर है शाहजहां के ख्वाबों में, मुगल सल्तनत की शान में और हिंदुस्तान की अजीम तारीख में। तो दोस्तों, आराम से बैठो, वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि लाल किले की ये दास्तान सुन के आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, कोई भी इमारत अपने आप नहीं बनती, उसके पीछे होता है एक इंसान, एक ख्वाब, एक जज्बा। और लाल किले के पीछे था शाहजहां। पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, मगर दुनिया ने जाना शाहजहां के नाम से, मतलब दुनिया का बादशाह। शाहजहां 1628 में मुगल तख्त पर बैठा और जिस वक्त वो तख्त पर बैठा, मुगल सल्तनत अपनी शान के उरूज पर थी। खजाने भरे हुए, फौजें मजबूत, इलाके वसी और आवाम निस्बतन खुशहाल। मगर शाहजहां सिर्फ एक बादशाह नहीं था, वो एक फनकार था, एक आर्किटेक्ट था जो अपनी सोच में वो हर चीज को खूबसूरती की नजर से देखता और जो भी बनाता दुनिया की बेहतरीन चीज बनाता। इसका सबूत ताजमहल। जब उसकी महबूब बीवी मुमताज महल 1631 में वफात पाई तो शाहजहां ने ग्रीफ में दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनाई। ऐसी इमारत जो आज 400 साल बाद भी इंसान को हैरान करती है। मगर शाहजहां का ख्वाब सिर्फ ताजमहल तक सीमित नहीं था, वो एक पूरा शहर बनाना चाहता था, अपनी राजधानी, अपना घर। साल था 1638। शाहजहां ने एक बड़ा फैसला किया। मुगल सल्तनत की राजधानी जो आगरा थी, वहां से दिल्ली मुंतकिल की जाएगी। क्यों? कई वजूहात थी। एक, आगरा में गर्मी बहुत ज्यादा थी, पानी की कमी रहती थी, बादशाह और उनका खानदान तकलीफ में रहता था। दूसरा, शाहजहां एक नया लेगेसी बनाना चाहता था, अपने नाम की एक ऐसी निशान जो सदियां बाद भी याद रहे। आगरा में अकबर और जहांगीर का काम ज्यादा था, शाहजहां अपनी जगह बनाना चाहता था। तीसरा, स्ट्रेटेजिक वजह, दिल्ली हिंदुस्तान का दिल था, सब रास्तों का मरकज, हुकूमत चलाने के लिए बेहतर जगह। तो फैसला हुआ, नई राजधानी बनेगा शाहजहानाबाद और इस नई राजधानी का दिल होगा एक नया किला। और इस किले की बुनियाद रखी गई 1638 में यमुना दरिया के किनारे। दोस्तों, किसी भी अजीम इमारत के पीछे एक अजीम मेमार होता है। लाल किले के लिए बुलाए गए उस्ताद अहमद लाहौरी, क्या आप जानते हैं ये वही शख्स हैं जिन्होंने ताजमहल भी डिजाइन किया था। सोचना, एक ही इंसान, एक हाथ से ताजमहल, दूसरे हाथ से लाल किला, दुनिया की दो बेहतरीन इमारत, एक ही जहन की उपज। उस्ताद अहमद लाहौरी के साथ काम किया उस्ताद हमीद और कई और माहिर मेहमार और कारीगर। कहते हैं इस किले की तामीर में तकरीबन 1 करोड़ रुपए खर्च हुए। उस वक्त का 1 करोड़ जो आज की कीमत में हिसाब लगाएं तो अरबों रुपए बनता है। हजारों कारीगर रोज दिन भर काम करते, रात भर काम करते। राजस्थान से लाल पत्थर आता, मकराना से सफेद संगमरमर आता, बहुत दूर दूर से मासूल चीजें आती और धीरे धीरे एक किला उठने लगा। 1638 से 1648, 9 पूरे साल। 9 साल तक हजारों हाथ एक किले की तामीर में लगे रहे। इस दौरान शाहजहां खुद भी काफी बार आकर काम का जायजा लेते। कुछ जगहों पर उन्होंने खुद फरमान दिए, यहाँ ये बदलो, यहाँ ये और करो, यहाँ ये रंग लगाओ। एक वक्त आया जब किले की दीवारें उठने लगी, तब शाहजहां को पहली बार अंदाजा हुआ कि ये क्या बनने वाला है।
कहते हैं जब उन्होंने दीवाने खास की नक्शकारी देखी तो बहुत देर तक खामोश रहे, फिर मुस्कुरा के बोले, यही वो जगह है जहां जन्नत नाजिल होती है। और 1648 में किला मुकम्मल हुआ। शाहजहां पूरी शाही शान के साथ आगरा से दिल्ली आए और लाल किले में दाखिल हुए। वो दौर मुगल तारीख का सबसे रोशन दौर था। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात, जब शाहजहां ने यह किला बनाया, इसका नाम लाल किला नहीं था। इसका असली नाम था किला मुबारक, यानी मुबारक किला, बरकतों वाला किला, खुशियों वाला किला। तो लाल किला नाम कब और कैसे पड़ा? ये नाम पड़ा अंग्रेजों के दौर में। 1857 की जंग के बाद जब अंग्रेजों ने इस किले का कब्जा लिया तो उन्होंने इसको अपने डॉक्यूमेंट्स में रेड फोर्ट लिखना शुरू किया, इसके लाल रंग की वजह से। और फिर धीरे धीरे उर्दू में लाल किला कॉमन हो गया। अब बात करते हैं इस रंग की। ये किला लाल पत्थर से बना हुआ है, वो लाल पत्थर जो राजस्थान के धौलपुर और फतेहपुर सीकरी से लाया गया था। इस पत्थर की खासियत ये है कि धूप में ये और भी ज्यादा लाल और भी ज्यादा चमकदार लगता है। सुबह की धूप में जब पहली किरण इस पर पड़ती है, ये किला सोने की तरह चमकता है, और शाम को सनसेट के वक्त इसका रंग और भी गहरा हो जाता है। कोई ताज्जुब नहीं कि लोग पहली बार देखते हैं तो बोल उठते हैं, ये तो ख्वाबों में बनी जगह लगती है। अब बात करते हैं इस किले के साइज की, जो सुन के आप हैरान रह जाएंगे। लाल किला कोई आम किला नहीं था, ये पूरा शहर था दीवारों के अंदर। किले की दीवारें 2.5 किलोमीटर लंबी हैं। एक तरफ यमुना दरिया की तरफ 18 मीटर ऊंची, दूसरी तरफ शहर की तरफ 33 मीटर ऊंची। मतलब कहीं कहीं दीवार इतनी ऊंची है जैसे 10-11 मंजिला बिल्डिंग खड़ी हो। किले का कुल इलाका तकरीबन 2,54,000 स्क्वायर मीटर्स है। इतना बड़ा कि अंदर पूरी दुनिया बसी थी। महल थे, बाजार थे, मस्जिद थी, हमाम था, बागात थे, तालाब थे। एक अजीम शहर दीवारों के अंदर। और इन दीवारों में 2 बड़े दरवाजे। पहला लाहौरी दरवाजा, ये मेन एंट्रेंस है। ये लाहौर की तरफ मुनता था, इसलिए नाम पड़ा लाहौरी दरवाजा। वो दौर जब लाहौर मुगल सल्तनत का एक अहम शहर था। लाहौरी दरवाजे की बुनियाद में 2 बड़े बुर्ज हैं, ऊंची दीवारें, बड़ा दरवाजा। जब पहली बार कोई अंदर जाता था तो वो नजारा ही अलग था। दूसरा दिल्ली दरवाजा, ये दक्षिण की तरफ मुनता है। ये किले के सबसे खूबसूरत दरवाजों में से एक है। इस दरवाजे के बाहर कभी 2 बड़े पत्थर के हाथी खड़े हुए थे, निशानी के तौर पर। वो हाथी औरंगजेब ने हटवा दिए क्योंकि उन्हें आइडल वर्शिप का डर था। दोस्तों, जब आप लाहौरी दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं तो सबसे पहले आता है एक ऐसा मंजर जो आपने शायद सोचा भी न था। छट्टा चौक, किले के अंदर एक कवर्ड बाजार। यहाँ कभी दुनिया भर की खूबसूरत चीजें मिलती थी। रेशा और अटलस के कपड़े, महंगे जेवर, खास इत्र, शाही सामान। हिंदुस्तान के कोने कोने से आए ताजिर यहाँ दुकान लगाते। और ये बाजार सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं था। शहजादियां भी यहाँ आती थी, बेगमात भी यहाँ आकर चीजें देखती थी। कभी कभी बादशाह भी यहाँ से गुजरते और कुछ खास चीज पसंद आई तो ले लेते। छट्टा चौक का मतलब है छत वाला चौक। इसका दरमियानी हिस्सा ऊपर से ढका हुआ था ताकि गर्मी और बारिश से हिफाजत हो सके। ये उस दौर की एक जबरदस्त प्लानिंग थी। आज छट्टा चौक में टूरिस्ट शॉप्स हैं, सुवेनियर्स मिलते हैं, मगर अगर आप आंखें बंद करके सोचें तो वो पूरी दुनिया नजर आती है जहां एक बार जिंदगी थी। छट्टा चौक से आगे जाते हैं तो मिलता है नौबत खाना। यहाँ से किले के अंदर आने वाले तमाम खास मेहमानों का स्वागत होता था। जब कोई बादशाह का खास मेहमान आता, नौबत खाने में बड़े बड़े नगाड़े बजाए जाते, शाही धुन, शहनाई, तबल, और बादशाह को खबर पहुंचती, फलाना शख्स आ रहा है। अगर बादशाह खुद किसी जगह से वापस आते तो भी नौबत खाने में धुन बजाई जाती ताकि पूरा किला जाने बादशाह वापस आ गए। इस नौबत खाने में एक म्यूजियम भी है जहां आप मुगल दौर के हथियार और जिरहें देख सकते हैं। तलवारें जो सदियों पहले जंगों में इस्तेमाल हुई, जिरहें जो उन जानबाज सिपाहियों ने पहनी थी, सब कुछ यहाँ महफूज है। दोस्तों, अब आते हैं एक ऐसी जगह पर जो मुगल हुक्मरानी का सबसे बड़ा निशान है, दीवाने आम। यहाँ बादशाह आम आवाम से मिलते थे, उनकी बात सुनते थे, उनके मसले सुलझाते थे, इंसाफ करते थे। सोचना, वो दौर जब एक आम इंसान, एक किसान, एक दुकानदार, एक मर्द या औरत जो अपनी जिंदगी में कभी किसी ताकतवर इंसान से नहीं मिलता था, वो यहाँ आ सकता था।
शाहजहां के सामने खड़ा हो सकता था, अपनी शिकायत कह सकता था। ये एक ऐसी रिवायत थी जो हुकूमतों की इंसान दोस्ती की अलामत थी। दीवाने आम में वो अजीम दरबार लगता था। बादशाह अपने तख्त पर बैठा होता, वजीर और अमीर दोनों तरफ, और सामने लोगों की कतारें। इस जगह की दीवारें आज भी सफेद प्लास्टर की हैं। कोशें जहां कभी नक्शकारी होती थी, आज कुछ सादी लग सकती हैं, मगर एक वक्त यहाँ हर तरफ रंगीन पत्थरों की जरावत थी, फूल, बेल बुट्टे और सोने का काम। दोस्तों, अब आते हैं लाल किले की सबसे मशहूर। ईरान के बादशाह नादिर शाह ने दिल्ली पर धावा बोला। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह हार गया। दिल्ली में आमे कत्ल हुआ, हजारों लोग मारे गए। नादिर शाह लाल किले में आया और मयूर तख्त देखा, और उस दिन वो तख्त हिंदुस्तान से चला गया, ईरान पहुंचा। कोहिनूर काफी हाथ बदलते हुआ आखिर में ब्रिटिश राज के पास पहुंचा और आज इंग्लैंड की क्वीन के क्राउन में है। वो मयूर तख्त आज कहां है? कुछ हिस्से ईरान में, कुछ हीरे अलग अलग जगहों पर। पूरी तरह का तख्त किसी के पास नहीं, बिखर गया, जैसे एक सपना बिखर जाता है। अब चलते हैं रंग महल की तरफ। ये शाही खवातीन का महल था। बादशाह की बेगमात, शहजादियां, खास खवातीन। इस महल का नाम पड़ा इसके रंगों की वजह से। जब बना था, हर दीवार रंग बिरंगी थी, हर छत पर रंगीन काम, हर खिड़की पर नक्शकारी, मगर सबसे खास चीज नील कमल। रंग महल के बीच में एक हौज था। उस हौज में सफेद संगमरमर का एक कमल बना हुआ था। वो कमल इतने सारे छोटे छोटे टुकड़ों से बना कि उसे एक मखमली चीज की तरह फील होती। यमुना का ठंडा पानी इस हौज में गिरता और पानी के गिरने की आवाज पूरे रंग महल में गुनगुनाती। गर्मी के दिन में, दिल्ली की तपती गर्मी में, रंग महल का ये हौज एक कुदरती एयर कंडीशनर था। पानी की ठंडी नमी हवा में घुल जाती और रंग महल ठंडा रहता। दोस्तों, कोई अंदाजा लगाओ, 1648 में बिना एसी के एक ऐसी इमारत जो अपने अंदर की इंजीनियरिंग से खुद ठंडी रहती थी। ये था मुगल इंजीनियरिंग का कमाल। खास महल, शाहजहां का सबसे प्राइवेट हिस्सा। यहाँ बादशाह के सिवा सिर्फ वो लोग जाते थे जिन्हें बादशाह खुद ले जाते, कोई और नहीं। खास महल के 3 हिस्से थे। तोश खाना, यहाँ बादशाह अपने लिबास और जेवर रखते। खालिस रेशी, अटलस, किनखब, दुनिया के बेहतरीन कापड़े। ख्वाबगाह, बादशाह का सोने का कमरा, सफेद संगमरमर का, फूलों की नक्शकारी और खिड़कियों से यमुना का नजारा। बादशाह रात को सोते और सुबह आंखें खुलती तो यमुना की लहरें देखते। और एक खास बैल्कनी, मुसम्मा बुर्ज। यहाँ शाहजहां सुबह बाहर आते और यमुना के दूसरे किनारे आम लोगों का हुजूम होता। लोग शाहजहां की एक झलक देखने आते और शाहजहां भी उन्हें देखते। ये एक ऐसा कनेक्शन था बादशाह और आवाम का जो आज के लीडर्स में शायद मुश्किल से मिलता है। किले के अंदर एक मस्जिद भी है जो सिर्फ देखी नहीं, महसूस की जाती है। मोती मस्जिद। ये मस्जिद शाहजहां ने नहीं, औरंगजेब ने बनवाई 1659 में। पूरी सफेद संगमरमर की, 3 गुंबद, तीनों सफेद। सुबह की रोशनी में तीनों गुंबद मोती की तरह चमकते हैं, इसलिए नाम मोती मस्जिद। अंदर का सहन वाइट मार्बल का, इतना साफ, इतना खूबसूरत, जैसे जमीन पर चांदनी बिखरी हो। अंदर की दीवारें सादा, कोई ज्यादा नक्शकारी नहीं, सिर्फ सफाई, सिर्फ खूबसूरती। औरंगजेब, जो अपनी सख्ती के लिए मशहूर थे, उन्होंने भी एक ऐसी मस्जिद बनाई जिसमें सिर्फ अल्लाह की इबादत की जगह थी। कोई दिखावा नहीं, कोई ऐश नहीं, सिर्फ सादा खूबसूरती। आज भी मोती मस्जिद में जाते हैं तो एक अलग ही सुकून मिलता है, शायद इसलिए कि ये एक ऐसी जगह है जहां सदियों से इबादत होती रही है। अब बात करते हैं उस जगह की जो अक्सर टूरिस्ट मिस कर देते हैं, मगर जो इन सब में से एक सबसे हैरंगेज जगह है। हम्माम, शाही गुसल खाना। 3 कमरे, तीनों अलग अलग टेम्परेचर के लिए। पहला कमरा ठंडा, यहाँ पानी ठंडा रहता। गर्मी से आकर यहाँ आओ और ठंडा पानी जिस्म की सारी थकान उतारता। दूसरा कमरा गरम, यहाँ पानी गरम किया जाता था एक खास सिस्टम से। नीचे से आग, ऊपर से पानी और स्टीम जो पूरे कमरे में फैलती। तीसरा कमरा
इत्रानी। यहाँ पानी में इत्र घोला जाता था, खास अरबी इत्र या कश्मीर से लाया हुआ। और यहाँ नहाना एक ऐसा तजुर्बा था जो सिर्फ मुगल बादशाह को नसीब था। हम्माम की दीवारें सफ़ेद संगमरमर, फिर कुछ जगह रंगीन पत्थरों की नक्शकारी, फूल और सुनहरी पट्टी। पानी कहाँ से आता? नहरे बहिश्त से, वही कैनाल जो यमुना से शुरू होती थी। गर्म करने के लिए अलग सिस्टम था, ठंडा रखने के लिए अलग। दोस्तों, 1648 में बिना बिजली के एक ऐसी जगह जहां ठंडा पानी भी था, गर्म भी था और इतरानी भी था, ये उस दौर की इंजीनियरिंग आज भी हैरान करती है। अब बात करते हैं उस चीज की जो लाल किले को सिर्फ किला नहीं, एक जिंदा जगह बनाती थी। नहरे बहिश्त, जन्नत की नहर। एक कैनाल जो यमुना से शुरू होती और किले के पूरे अंदर से बहती। ये कैनाल सिर्फ पानी पहुंचाने का जरिया नहीं थी, ये पूरी प्लानिंग थी। पहले यमुना से पानी खींचा जाता एक खास इंजीनियरिंग के जरिए जो उस दौर की सबसे एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट थी। फिर वो पानी एक सिस्टम से किले के अंदर लाया जाता। कैनाल दीवाने खास के सामने से गुजरती एक खूबसूरत नाली में, सफेद संगमरमर के किनारों के साथ। जब बादशाह दीवाने खास में होता, पानी की खुशगवार आवाज आती रहती, एक सुकून, एक ठंडा पानी का एहसास। फिर वो कैनाल रंग महल की तरफ जाती, वहां उस हौज में गिरता जहां नील कमल बना था, और पानी की आवाज पूरे रंग महल में गुनगुनाती। फिर खास महल